Question 10 here. It says a narrow slit is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, which is equal to 6000 angstrom. Angular width of the central maxima in the resultant diffraction pattern is measured. कुछ उसकी angular width आएगी. Okay, let's write it. Angular width W or W. When the slit is next illuminated by a light of wavelength lambda dash. Okay, the angular width decreased by 30%. Then what is the value of lambda dash? तो lambda dash की वैल्यू हमको निकालनी है और ये जो एंगुलर विड्थ है ये 30% डिक्रीज हो जाती है. 30% डिक्रीज होके बाकी कितनी बचेगी? तो आंसर है बाकी बचेगी 70%. तो 6000 के साथ ओमेगा है, तो ये कितना होना चाहिए कि इसके साथ ये 70% हो. इस क्वेश्चन में ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? फ्रिंज की विड्थ. और इसके शुरू में ही दिया है, देखिए, इस नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, राइट? ये हमने पहचान लिया. उसके बाद डिफ्रैक्शन में जो एंगुलर विड्थ होती है वो किसको बोलते हैं, ये हमको याद आना चाहिए. तो डिफ्रैक्शन में जहाँ पर स्लिट होती है उसके सामने स्क्रीन है, यहाँ पर स्लिट है और सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, ये मिनिमा, ये पूरा मैक्सिमा, तो ये कहलाता है एंगुलर विड्थ. ये जो एंगल बनता है. अब इसमें अगर हम ये वाला एंगल लें स्ट्रेट लाइन के साथ, ये थीटा, तो इसका रिलेशन हमको पता है कि थीटा किसके बराबर होता है? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, जहाँ पर ए क्या है? ओपनिंग. ये चीज़ हमको याद आनी चाहिए. तो एंगुलर विड्थ क्या हुई? 2 थीटा. तो एंगुलर विड्थ W किसके बराबर हुई? 2 थीटा एंड दैट इज 2 लैम्डा अपॉन ए. यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे. So angular width W is equal to 2 theta is equal to 2 lambda by A. Okay, तो जब ये 70% डिक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 6000 डिवाइडेड बाई A. ये क्या आ गई? एंगुलर विड्थ, राइट. नई एंगुलर विड्थ क्यों आई? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई और अब वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा डैश. तो जो नई एंगुलर विड्थ आएगी ओमेगा डैश, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डैश अपॉन ए. ओके, ये ओमेगा डैश, ये डब्ल्यू डैश, नई एंगुलर विड्थ हमें पता है कितनी है? 70 अपॉन 100. पुरानी एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू, अब इसमें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आते हैं. ओके, सो ये आ गया. देयरफॉर लैम्डा डैश इज इक्वल टू 70 अपॉन 100 W. अब ये W की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं. ये दिस इज ये W की वैल्यू आ गई. ये वाला A इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हमने लिख लिया न्यूमरेटर में A. ये 2 नीचे आ जाएगा 2. ओके, तो इस तरह से आपने देखा ये इसकी वैल्यू. कैंसलेशंस करते हैं. 1 2 एंड दिस इज 1 2. 7 6 42. 4200. A is also cancelled.
सो दिस इज 4200 और इसका यूनिट क्या होगा, जो इसका यूनिट था, इसका यूनिट क्या था, एंगस्ट्रॉम। अगर आप यूनिट लिखना भूल गए हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, इसलिए फिजिक्स के आंसर में यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर लिखना विद द प्रॉपर यूनिट दैट हैज़ हाफ मार्क इन इट। तो ये आप पहले फॉर्मूला बताएंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला और ये याद है यू विल गेट हाफ मार्क। उसके बाद ये दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 मार्क ये कैलकुलेशन का है और फिर से हाफ मार्क ये आंसर लिखने का है। सो यू गेट इट लाइक दिस। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See here question number 16. It says derive an expression for the velocity vc of a positive ion passing undeflected through a region where cross and uniform electric field E and magnetic field B are simultaneously present. बस अब derive an expression for velocity vc of a positive ion. एक पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है और शर्त यह है कि वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा मूव होता रहेगा। और वहाँ पर है क्या, वहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये राइट एंगल एक्स वाई का, वाई जेड का, एक्स जेड का किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है। ये वाला छोटा सा डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये आपने देखा होगा, इसका नाम हमने वेलोसिटी फिल्टर दिया था। क्या होता है इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव कर रहा है उस पर 2 फील्ड फोर्स लगाते हैं एक साथ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। हमको उनकी सेटिंग इस तरह से करनी है कि दोनों के फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और एक दूसरे के इक्वल हो। तब फिर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द चार्ज विल गो अनडिफ्लेक्टेड, जो कि हमको क्वेश्चन की कंडीशन में दिया है। ओके, तो ये आपको याद आ गया होगा। नहीं याद आया फिर से मैं याद दिलाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और उसका फोर्स कितना होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू E, और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है, जब भी उसमें कोई चार्ज चल के जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। Q V B ये फोर्स होता है मैग्नेटिक। अब दोनों की डायरेक्शन हमको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन होगी और ये V क्रॉस B इसकी डायरेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड से डिसाइड होती है। लेफ्ट हैंड की नोटेशन आपको पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी लोकेशन पर हम फील्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी क्रिएट करते हैं, तो हमने ये माना कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से x डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इन x डायरेक्शन। ठीक, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ काम करते हैं और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और वो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मोड़ना चाहेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि खुद इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इनकी नीचे की तरफ। तो ये हमने मान लिया ये डायरेक्शन हो गई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगे, जो कि इसको कैंसिल कर दे। तो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स हमको चाहिए। हमको पता है लेफ्ट हैंड के ये थंब दिखाता है फोर्स, तो हमने इसको तो ऊपर कर दिया, लेकिन वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी को इधर कर दिया। ये फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी इधर है और ये लेफ्ट हैंड है।
तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, सॉरी फिर से सेट करता हूं मैं इसे, ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी है, तो ये मिडिल फिंगर वेलोसिटी है, लेकिन फोर्स तो ऊपर चाहिए, तो ये ऐसा घुमा दिया। अब देखिए मिडिल फिंगर वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स ऊपर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर बोर्ड के। इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। उसे मैं ऐसे बना देता हूं, ये बी। अगर हम 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा देंगे, ये किसकी डायरेक्शन है, बी की, ये किसकी डायरेक्शन है, ई की। अब फोर्स का जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, इस पर फोर्स किधर लगने वाला है, ये वेलोसिटी है, ये बी है, और फोर्स तो हमने पहले ही रखा था कि हमको ऊपर चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। अब इस मैग्नेटिक फोर्स ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा कर देंगे या इतनी कम कर देंगे कि ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएं। और ये कैसा जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा है इट शुड गो अनडेविएटेड, तो उसके हम यहां मेंशन कर देते हैं, फॉर अनडेविएटेड मोशन QE should be equal to QV cross B। QE should be equal to QVB। Q कैंसिल कर दीजिए, तो वेलोसिटी किसके बराबर हुई, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये आया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो वहां पूछा गया। इट इज डन। ओके, अब ड्रॉ एंड जस्टिफाई द ट्रेजेक्टरी ऑफ identical positive ions whose velocity has a magnitude less than this velocity। okay, अब यहां पर इसकी वेलोसिटी E अपॉन B है, तो ये सीधा जाता है क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। अगर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है, ओके, ये x डायरेक्शन में है और इसका नाम हमने क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल c। ओके, अगर एक दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इससे कम है तो उसका क्या होगा, दिस इज व्हाट दे वांट टू नो। अब वेलोसिटी से कौन सा फोर्स अफेक्टेड होता है और कौन सा नहीं होता, इसमें इसका एक्सप्रेशन देखिए, q इंटू ई। वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये जो इफेक्ट है फोर्स B जो कि ऊपर की तरफ काम करता है, ये वेलोसिटी से अफेक्टेड होता है, और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो ये फोर्स कम हो जाएगा, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर मिलेगा, नीचे की तरफ। सो दिस इज VC, दिस इज FB और सॉरी FE, और जो ऊपर का FB है दैट वी विल मेक स्मॉल, this is FB, and we write here if VC is VC, okay, if V of a particle is less than VC, then FB will be less. Therefore, resultant in direction of B in direction of B। तो यहां पर एक फोर्स लगातार इधर काम करेगा, और जब कोई सीधा जाते हुए पार्टिकल पर एक तरफ फोर्स काम करता जाता है तो उसका पाथ क्या होता है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है प्रोजेक्टाइल में। हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसा सीधा फेंकते हैं और ग्रेविटी नीचे काम करती है, इट गोज इन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वो पाथ हमको पता है ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्री में उसको क्या कहते हैं, पैराबोला। सो दिस विल गो एज पैराबोला। सो हियर वी विल राइट इट
पैराबोलिक पाथ, और ये हमने उसकी ट्रेजेक्ट्री बना दी। इसको बनाइए पेपर में और बनाकर इसको मार्क करिए। क्या मार्क करेंगे आप? ट्रेजेक्ट्री और पैराबोला। कोई डिटेल आपने छोड़ी नहीं है, हर चीज आपने बहुत क्लियर कर दी है। सो रिजल्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी पैराबोलिक पाथ, दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स का था। दिस कैरीज 1 मार्क, दिस कैरीज 1 मार्क एंड दिस कैरीज 1 मार्क। इस तरह से इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे and you will get all the 3 marks. Thank you. Let's go to the next question. Question 16 और इसका सेकेंड ऑप्शन, alternate option देखिए, ये लिखा है a particle of mass m and charge q is in motion at speed v parallel to a long straight conductor carrying current I. ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसके पास चार्ज q है, और ये इसके पैरेलल ऐसे मूव कर रहा है। ओके, तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। ये इनका कहना है कि ये पार्टिकल चलते हुए डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपने रास्ते से अपने रास्ते को बदल लेता है, मुड़ जाता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें जो इसको मुड़ने नहीं दे और ये सीधा ही चला जाए, किसी भी तरफ मत मुड़े, अनडिफ्लेक्टेड। ओके, सो इसमें 2 बातें हमको करनी है। पहले तो ये पता लगाना है कि ये किस फोर्स के कारण मुड़ रहा है, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी है और उसकी डायरेक्शन कितनी। फिर हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स उसके अपोजिट लगाना है, सेम क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहले ये देखते हैं कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया, एक कंडीशन दी है, करंट फ्लो हो रही है। हमको अब अपना नॉलेज यूज करना है। हमको ये पता है कि कहीं भी करंट फ्लो होती है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद आता है फोर्स का, दैट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज QVB। ये उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसकी लेफ्ट हैंड से निकलेगी, लेकिन हमको पहले B की डायरेक्शन चाहिए। अब B बनाने वाला कौन है? I। तो इस I के कारण इस पॉइंट पर B की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको पहले देखना है। और करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड से नहीं निकलती, राइट हैंड से निकलती। याद रखिए, B की डायरेक्शन निकालनी है बिकॉज ऑफ करंट, यूज राइट हैंड। फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ 2 क्वांटिटीज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो लेफ्ट हैंड। राइट, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड से। राइट हैंड का थंब रखना है जिधर करंट है, ये इस तरफ। अब हथेली रखनी है जिस तरफ ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऊपर है तो ये मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, ऐसे करूंगा तो नीचे जाएगा, ये ऊपर करना है इसलिए ऐसा। ये करंट और ये डिस्टेंस ये R। अब यहां पर ये पॉइंट यहां आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसको मुझे 90 डिग्री मोड़ देना है, ऐसे। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यहां पर हमें मिलेगी, ऐसे। ये देखिए, ये है एक करंट, ये है R डिस्टेंस, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। तो यहां पर अगर मैं ऐसे करूंगा, ये ऊपर और ये कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे। तो बाहर की तरफ जो आ रहा है उसका मैंने यहां पर नोटेशन बना दिया, कमिंग आउट, B, ये कमिंग आउट। तो मुझे याद हो गया कि यहां पर B की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब हमको B की डायरेक्शन पता लग गई है, अब हम फोर्स पता लगा सकते हैं। तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड, ये B की डायरेक्शन पे रखना है इंडेक्स फिंगर, ये बाहर की तरफ B की डायरेक्शन।
ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसको ऐसा मोड़ दिया ये। अब थंब किधर चला गया? नीचे, ये फोर्स है। तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। FQVB डायरेक्शन दोनों को लिख देते हैं सो दैट, देखिए CBSE के बोर्ड एग्जाम में हमको स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप लिखने, क्योंकि हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं। तो पहले हमने B के बारे में सोचा, B एट, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पॉइंट P। B एट P इज कमिंग आउट। ओके, कमिंग आउट की आप डायरेक्शन बता सकते हैं Z, राइट। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। देयरफॉर electric force or electric field should be in opposite direction, that is upward. This is our answer. That's all. Now we go to the next question. Please see the question number 17 here. It says a sinusoidal voltage of peak value 10 volt is applied to a series LCR circuit in which resistance, capacitance and inductance have value 10, 1, 1. Okay, find peak voltage across inductor at resonance and number 2 quality factor of the circuit. तो इसमें एक LCR सीरीज सर्किट है, इसे मैं पहले यहाँ बना लेता हूँ L C and R, और इसको यहाँ से सप्लाई देंगे। हमको पता है इसको जो हम सप्लाई देंगे दैट विल बी एट एनी टाइम EMF E इज गिवन बाय पीक वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा T। ओके, R L C सीरीज सर्किट, इनकी वैल्यूज हमको दी गई हैं। ये पीक वैल्यू है 10 वोल्ट, R की वैल्यू 10 ओम, L की वैल्यू 1 हेनरी और C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। ओके, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस। हमें क्या निकालना है? वोल्टेज
across इंडक्टर। क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय XL, that is inductive. Okay, you know that, right? This XL is L into omega. इसकी जो वैल्यू होती है XL की, that is L into omega. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? IL ओमेगा। लेकिन ये जो वोल्टेज है ये हमसे पीक वोल्टेज पूछी गई है, और ये जो I है ये एट एनी इंस्टेंट है। अगर हमको पीक वोल्टेज चाहिए तो करंट भी कैसी रखनी पड़ेगी? पीक, राइट। अब हम देखते हैं क्या हमको XL दिया है? तो XL नहीं दिया, तो हम XL निकालेंगे। XL कैसे कैलकुलेट होता है? XL इज L इंटू ओमेगा। तो ये रिएक्टेंस निकालने के लिए XL इज रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू L इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जो इसका ओमेगा है। तो ये दोनों चीजें फिर हम ढूंढते हैं, I नॉट L ओमेगा, ये हमें तीनों चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमको सिर्फ L दिया है, ना I नॉट दिया है, ना ओमेगा दिया है। तो अब हमारा टास्क है इन दोनों को कैलकुलेट करके लाना और इसमें रख देना, एंड वी विल गेट द मैक्सिमम वोल्टेज। शुरू करते हैं। ओमेगा, हमको इसमें ओमेगा के लिए एक हिंट दी गई है, द पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस जब हो रहा होता है, रेजोनेंस कब होता है? जब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और वो वैल्यू हमको पता है एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये हमारा नॉलेज है, एट रेजोनेंस ओमेगा इसके बराबर होता है। ओके, तो L हमको दिया गया है, C भी हमको दिया गया है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को रखकर हम इसको निकाल लेते हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी, देखिए ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/√, L की वैल्यू 1 हेनरी 1 इंटू C की वैल्यू 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6. So this comes to be 10 to the power, इसके बाहर आ जाएगा, 10 to the power minus 3 ऊपर चला जाएगा, 10 to the power 3, और we can say 1000। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 1000 पर सेकेंड। ओके, this is how we get the value of omega. Now रेडियन पर सेकेंड और पर सेकेंड आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको I की वैल्यू चाहिए, I नॉट। I नॉट किसके बराबर होगा? I नॉट कैसे निकालेंगे? तो I नॉट होता है करंट वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस नहीं दिया, लेकिन इम्पीडेंस निकालना हमको आता है, और इम्पीडेंस के लिए हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं कि जिस समय रेजोनेंस होता है। देखिए इम्पीडेंस का एक बड़ा सा इक्वेशन है, √(r² प्लस XL माइनस XC²। लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो उस समय हमको पता है XL और XC इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R। ये सब ने किया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बजाय कि पूरा लिखें फिर उसको ज़ीरो करें, नॉट रिक्वायर्ड। ये लीजिए, V की E नॉट की वैल्यू हमको 10 दी है, और Z की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 10। सो 10/10 इज इक्वल टू 1।
So I will write the result here 10 upon 10, that is 1. Or we can write it 10 upon 10, 1. तो ये करंट की वैल्यू आ गई 1. अब अगर करंट की वैल्यू आ चुकी है और L की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं. नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट VL. Therefore, voltage across inductor is equal to I1. I1 की वैल्यू हम I0 की वैल्यू लिखनी है 1 इंटू L. L की वैल्यू हमको दी है 1 हेनरी, दैट इज अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू हमको दी है 1000. सो इट्स आउट टू बी 1000 वोल्ट. तो ये आ गया जो इसके अक्रॉस यहाँ पर पीक वोल्टेज आएगी, दैट इज 1000 वोल्ट. तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली. एंड नाउ वी गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस. ये हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट. क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद है और उस फॉर्मूले से ही आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R रूट L अपॉन C. इससे आप सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यूज रखते हैं 1 अपॉन 10 इंटू रूट L की वैल्यू 1 हेनरी है SI सिस्टम में, और 1 माइक्रोफैरेड दैट इज 10 टू द पावर -6. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. ये ऊपर आ गया 10 टू द पावर +6, उसका रूट निकला 10 टू द पावर 3 अपॉन 10. 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 100. ये क्या निकाला हमने? क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर हैज द आंसर 100. So in this way we have solved both the parts of this. And now let's go to the next question. Now see question number 18. Question 18. Principle of transformer. हमसे क्या पूछा गया है? What is the principle of transformer? और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि एक तरफ वोल्टेज अगर हम कम देते हैं तो दूसरी तरफ हमको ज़्यादा मिलती है. क्यों मिलती है? वो जो प्रिंसिपल है कि वोल्टेज क्यों चेंज होती है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. सो principle of transformer N1 upon N2 is equal to V1 upon V2. The ratio of turns is equal to ratio of voltage in primary and secondary. Principle of transformer N1 upon N2 is V1 upon V2. The ratio of turns is equal to the ratio of voltage in primary and secondary coil. That's all. This we can write as primary secondary or 1 to 1 to. This is part 1. अब इसमें part 2 देखिए. B. Explain how laminating the core of a transformer helps in reduce eddy currents. उसकी कोर को जब हम लेमिनेट करते हैं, लेमिनेट करने का मतलब वार्निश करते हैं, तो ये जो उसकी कोर में स्टेपल्स आपस में जोड़ते हैं. ये मैंने सिर्फ एक साइड बनाई है, इसको रिविटिंग करके ऐसे जोड़ देते हैं. तो ये जो स्टेपल्स है कोर की, इसके बीच में पहले इन सब पत्तियों को वार्निश में डुबाते हैं, उससे निकालते हैं. वो वार्निश वहाँ सूख जाती है, उसको बोलते हैं लेमिनेशन.
उस लेमिनेशन वाली पत्तियों को आपस में मिलाकर रिविट से टाइट करते तो वो मोटा लोहे का कोर बन जाता है, उसके ऊपर फिर तार को लपेटते। तो ये लेमिनेशन क्यों करते? इसलिए करते हैं कि जब हम इसमें इंडक्शन करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो इसमें एडी करंट्स पैदा होंगी। ये जो एडी करंट्स हैं इसके कारण हीट बनेगी, और कितनी हीट बनेगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि आई की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। ओके, इसको मैं पहले लिख देता हूं बी, दिस वाज ए। Okay, heat is produced due to eddy currents in core staples. ये कोर के स्टेपल्स हैं। लेमिनेशन बिटवीन देम इंक्रीज द रेसिस्टेंस। यहाँ से एडी करंट होगी, उसके बीच का रेसिस्टेंस, क्योंकि एडी करंट ऐसे चलेगी तो बीच में लेमिनेट्स आएंगे जो कि नॉन कंडक्टर हैं, इसलिए उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो दैट इंक्रीज द रेसिस्टेंस, हैंस डिक्रीज द करंट, इसलिए करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हीट जो है, अगर ये करंट कम हो गई, हीट ऑल्सो डिक्रीज, हैंस लॉस ऑफ एनर्जी रिड्यूस, क्योंकि जितनी कम हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, उतनी ही हमारी लॉस ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी। दिस इज द रीजन फॉर दिस, एंड दिस इज आंसर टू क्वेश्चन बी। Now question C, why the primary and secondary coil of a transformer are preferably wound on the same core? बीच का एक कोर, उसी पर ही पहले प्राइमरी या पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी, दोनों एक ही कोर पे लपेटते हैं। क्यों लपेटते हैं? ताकि एक कॉइल के अंदर जितना फ्लक्स बनता है पूरा का पूरा दूसरी कॉइल के साथ में टच हो जाए। So for that we can say there is no loss of flux. That is the reason for it. तो इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। That will be number C. Okay, being on the same core, there will be no loss of flux, right? And that coefficient of coupling will be 1. You can also mention that coefficient of coupling is equal to 1 in this particular case. So this makes you answer 1, A, B, C, right? Thank you. Draw the label ray diagram to show the image formation in a refracting type astronomical telescope. Refracting type,
दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग जिसमें एक डिश एंटीना लगा के रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्रैक्टिंग जिसमें लेंस यूज़ करते हैं। तो लेंस वाला हमको डायग्राम बनाना है और इसमें ये देना है इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, ये डायग्राम हमें चाहिए। तो पहले हम ये बताएंगे कि टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव, इसे बनाइए और यहाँ पर आप बनाएंगे आई पीस, आई पीस और आई लेंस, वट एवर यू कॉल इट। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। ये जो रेज हैं ये आपको एक एंगल से आती हुई बनानी है और ये इसके पैरेलल नहीं बनानी, ये ध्यान रखिए। ये आकर एक रे सेंटर से लीजिए जो कि स्ट्रेट चली जाएगी और दूसरी रे जो कि इसके पैरेलल है, ये फोकल, इसका जहाँ फोकस है उस फोकल प्लेन से होकर आएगी। ओके, नो सॉरी, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के बाद इनको कहाँ मिलना है, फोकस पर। तो इन दोनों, इस लेंस का फोकल लेंथ यहाँ तक है, ये इसका फोकस है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसा लिखिए। और ये है FO, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये हमने एक्सप्लेन किया। पैरेलल यहाँ आकर मिलेंगी, इसको लिखना नहीं है, इसको आपको सिर्फ दिखाना है, लेबलिंग करनी है, ये ज़रूरी है। अगर आप लेबल नहीं करेंगे, सिर्फ रे डायग्राम बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है। ये जो लेंस रखा है इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसको रखने के बाद ये जो है इसका इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं कि इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक हो जाए, यानी इसका फोकस भी यहीं पर ही आना चाहिए, इसी पॉइंट पर। तो अगर इसने यहाँ इमेज बनाई है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर है, तो इससे जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल होती हैं, यहाँ हम अपनी आइज सेट करते हैं और यहाँ हम अपनी आइज सेट करेंगे, पैरेलल रेज आएंगी तो हमको इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, एट इन्फिनिटी। ये वाला जो एडजस्टमेंट है दिस इज नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो रिफ्रैक्टिंग के कारण हमने लेंस वाला बनाया, रे डायग्राम बनाया और नॉर्मल शब्द के कारण इन दोनों को पैरेलल रखा। तो ये हमारा बन गया। अब थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं। इसमें कंपलसरी क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जो इसका फोकस है वही इसका फोकस होता है। पैरेलल रेज फोकस पर मिलती हैं, फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाती। तो ये नॉर्मल आई का इस तरह से बन गया, दैट्स ऑल। तो ये रे डायग्राम है इसका। चूँकि हमने इसमें मैग्नीफिकेशन नहीं निकालना है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर हम एंगल्स नहीं देते। अदरवाइज एंगल हमको अल्फ़ा, बीटा, थीटा वो सब रखने पड़ते, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो नहीं पूछा गया। और आप देख रहे हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है, दिस इज ओनली 1 पार्ट, 1 पार्ट फॉर 1 मार्क इज गुड इनफ। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। हाँ, द सेकेंड पार्ट, राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ड्रॉबैक्स, लेंस वाले के क्या ड्रॉबैक होते हैं। जो लेंस के ड्रॉबैक होते हैं, एक लेंस में कलर्स भी आते हैं और दूसरा स्फेरिकल एबरेशन होता है। विल राइट इट 1 by 1। अब यहाँ पर हमको इसके 2 एबरेशन बताने, एक स्फेरिकल और दूसरा क्रोमेटिक। वाइट लाइट में resolve into
ओके, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है डिस्पर्स होना, सो वी विल राइट इट डिस्पर्शन। क्यों? ये हमको मालूम है कि ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है, ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है और प्रिज्म में वाइट लाइट डिस्पर्स होके कलर्स में बन जाती, तो इसमें भी थोड़े से कलर्स आ जाते हैं एंड दैट इज़ ए डिफेक्ट, क्योंकि इमेज हमको वाइट इमेज वाइट नहीं दिखती है, कलर्ड दिखती है, दैट इज़ नोन एज कलर्ड एबेरेशन और क्रोमेटिक एबेरेशन। अब ये दो एबेरेशन हैं, इसकी डिटेल और इसकी डिटेल क्या हमको लिखनी है? आंसर है नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क का पोर्शन है और 1 मार्क में आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, हाफ मार्क हाफ मार्क। हाफ मार्क में आप 1 या 2 लाइन से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक नाम लिख देते तो भी सफिशिएंट था, पर आपने 1 लाइन और एक्सप्लेन कर दी टू मेक श्योर कि आपका आधा नंबर भी माइनस नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ आंसर फॉर दैट। दिस इज़ आई शुड से दिस इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप रे डायग्राम भी करेक्ट बनाएंगे और सबकी लेबलिंग भी करेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 छोटी मोटी चीज़ें और लिख सकते हैं। दिस इज़ ए लार्ज रेडियस, दिस इज़ ए स्मॉल रेडियस, सो दिस इज़ लार्ज पैरामीटर एंड दिस इज़ स्मॉल। Okay, in this way, this makes a 3 marks question. And now we go to the next part or question of it. Next question. Thank you. See here the next question. It says, define resolving power of a telescope. Write the factors on which it depends. ये 19 का ही और पार्ट है. Okay. Define. When they say define, तो हमें कभी भी सीधा फॉर्मूला पे जंप नहीं करना है, डेफिनेशन लिखनी है. सो हाउ डू वी डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप? रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? 2 ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक हैं, अगर वो एक इंस्ट्रूमेंट हमको उसको अलग अलग दिखा सकता है, क्योंकि वो हैं तो 2, पर वो इतना दूर हैं कि दूर से हमको वो एक ही दिखते हैं. तो अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम ले जो उसको इतना क्लियर दिखाए कि वो 2 सेपरेट दिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है. सो इसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. Resolving power of a telescope is its power to show 2 very close points as separate even from a large distance. This is resolving power. और इसके लिए आप एक इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. Define resolving power. Write the factors on which it depends. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली aperture divided by 0.61 and 0.61 multiplied by lambda. This. Okay, so this is resolving power of telescope, approximately this much. इसमें हम क्या देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा कब होगी? एपर्चर बड़ा होगा
और लैम्डा कम होगा। सो इसके जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिख के ये हमने बता दिया ये किस पर डिपेंड करता है, एंड दैट्स ऑल। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस करता है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर लेना है, और जो आई पीस है वो तो खाली बनी हुई इमेज को बड़ा दिखाने का काम करता है, वो रिजॉल्व नहीं करता। सो दिस इज़ हाउ दैट इज़ द आंसर ऑफ इट।